ओके ना, अब हम आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी किस तरह से मेंटेन की जाती है या किस तरह से उसको एक्सेस असेस किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी क्या थी? बायोडाइवर्सिटी वाज अ मेजर of the variety of species, the variety of organisms, be it plants, be it animals, in a given area. बायोडाइवर्सिटी को हम तीन तरह से क्या कहते हैं असेस कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन बी असेस्ड ऑन थ्री लेवल्स: स्पीसीज डाइवर्सिटी, और स्पीसीज डाइवर्सिटी के भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पीसीज रिचनेस एंड इवननेस। ओके, आई गो अप एक सेकेंड। अच्छा, तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं? एक तरीका बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने का या असेस करने का होता है कि हम देखें स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है। एंड अभी मैं एक एक करके ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करूंगी। देन हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है उसकी बेसिस पर, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बेसिस पर ना। बायोडाइवर्सिटी क्या था? बायोडाइवर्सिटी इज बेसिकली द वेराइटी ऑफ स्पीसीज दैट वी हैव, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वी हैव। अब अगर हमें किसी इकोसिस्टम में मेजर करनी है बायोडाइवर्सिटी, हम ये पहले देखेंगे कि कितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहूँ एक इकोसिस्टम में 20,000 डिफरेंट स्पीसीज है, एक इकोसिस्टम में 15,000 डिफरेंट स्पीसीज है, एंड एक इकोसिस्टम में 30,000 डिफरेंट स्पीसीज है। फ्रॉम दिस डेटा, can you tell me which ecosystem has a greater diversity in terms of species diversity? Ecosystem A, B or C? C has the greatest diversity क्योंकि C में हमारे पास सबसे ज्यादा क्या कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी है। अच्छा, अब अगर ये तो हमें समझ आ गया कि ए बी एंड सी में हमारे पास जो स्पीसी डाइवर्सिटी है वो सी की सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें 30,000 डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी में हम एक और चीज देखते हैं, स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है? स्पीसीज रिचनेस इज सिमिलर टू व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज रिचनेस का मतलब ये होता है कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है। एक इकोसिस्टम जिसमें ज्यादा डिफरेंट तरह की स्पीसीज प्रेजेंट होंगी वो ज्यादा स्पीसीज रिचनेस एग्जिबिट कर रहा है। सो स्पीसीज रिचनेस इज द नंबर of different species in an ecosystem. How is species richness different from species evenness? Evenness का क्या मतलब होता है? Evenness का मतलब हमारे पास होता है कितना वेल बैलेंस्ड हमारे पास वैरायटी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि 30,000 डिफरेंट स्पीसीज जो हैं उनमें से सिर्फ 10,000 स्पीसीज की हाई डाइवर्सिटी यानी हाई पॉपुलेशन है। लेट्स से हमारे पास इनमें से 10,000 have a very high population and 20,000 comparatively have very low numbers। यानी 30,000 डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट तो करती हैं, लेकिन इन 30,000 में से 10,000 के नंबर्स बहुत ज्यादा हैं और 20,000 के नंबर्स बहुत कम है। सो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कैन यू से कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जो स्पीसीज इवननेस है, जो बैलेंस्ड नंबर ऑफ स्पीसीज है, क्या बैलेंस्ड नंबर ऑफ स्पीसीज है या अनबैलेंस्ड नंबर ऑफ स्पीसीज है? अनइवन। सो स्पीसीज रिचनेस क्या, सॉरी, स्पीसीज इवननेस क्या होती है? इट बेसिकली रेफर्स टू हाउ evenly the individuals are distributed
among डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि इसमें हम पॉपुलेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. रिचनेस आई एम प्रीटी श्योर सबको समझ आ गया होगा. रिचनेस का मतलब यह है कि एक इकोसिस्टम में अगर ज्यादा डिफरेंट तरह की स्पीसीज प्रेजेंट है तो उसकी स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है. स्पीसीज इवननेस का मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्या कहते हैं, हम पॉपुलेशन देखें. पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन द सम ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन स्पीसी. सो एक जो पॉपुलेशन है, लेट्स से जिराफ्स की, हमारे पास टोटल 5000 जिराफ्स हैं. देन अगर हम बात करें रैबिट्स की, आई एम नॉट श्योर इफ द स्पेलिंग ऑफ रैबिट इज करेक्ट, बट रैबिट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास लेट्स से 15,000 rabbits हैं. We have monkeys which are 2,000 in numbers, and we have lions which are 100 in numbers. Now, if you look at the population size of these species, क्या इनका population size even है? क्या ये balanced population size है? Like if you compare the populations of all these species together, is the population balanced for all organisms, for all species? मुस्फिरा? नो, राइट. सो हमारे पास स्पीसीज इवननेस हमें क्या बताती है? स्पीसीज इवननेस basically tells us it's a measure whether the population sizes of all species are similar or not. अब क्लियर हो गया स्पीसी इवननेस? So species richness is basically, it refers to the number of different species present in the ecosystem. इवननेस का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी पॉपुलेशन साइज आपस में बैलेंस्ड है कि नहीं. ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म डोमिनेट कर रहा है इकोसिस्टम को. एक वेल बैलेंस्ड इकोसिस्टम, एक हेल्दी इकोसिस्टम ऐसा होता है जहां पर जो पॉपुलेशन साइजेस हैं डिफरेंट स्पीसीज के, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर सिमिलर. कोई भी स्पीसी डोमिनेट ना कर रही हो, कोई भी स्पीसी बहुत ज्यादा ना हो बाकी स्पीसीज के कंपैरिजन में. yes, होता है. या इट कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फूड चेन. अगर हमारे पास फूड चेन, फूड वेब का सिस्टम स्टेबल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी है इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की, इट इज मेंटेन. अगर हमारे पास फूड चेन या फूड वेब डिस्टर्ब हो गए हैं तो हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. या if the ratio to which different species are existing, if it is the same, if it is similar, then हमारे पास species evenness exist करती है, high है species evenness. अगर हमारे पास ratio to which different species existing is different, is very contradicting, then the species evenness is low. ठीक है सोहा? All the questions regarding the different measures of species diversity clear? तो स्पीसीज डाइवर्सिटी दोनों चीजों पे रिलाय करती है. स्पीसीज रिचनेस पे भी रिलाय करती है, स्पीसीज इवननेस पे भी रिलाय करती है. सो अगर ये दोनों ज्यादा होंगे, स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी, स्पीसीज इवननेस ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो भी ज्यादा होगी. अच्छा जी, तो ये डन विद स्पीसीज डाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली हमारे पास, अगर हम स्पीसीज को देखें, जितनी भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं उनके पास अगर ज्यादा diverse alleles present है, if the populations are closer in numbers, then
higher the evenness, not richness, Amar, evenness. If the population sizes are closer in numbers, then the species evenness is greater. रिचनेस का मतलब तो ये होता है कि एक इकोसिस्टम में कितनी ज्यादा डिफरेंट स्पीसीज हैं. सो वेराइटी ऑफ स्पीसीज इज स्पीसीज रिचनेस. हाउ क्लोज द पॉपुलेशन साइजेस आर ऑफ ईच स्पीसी, दैट इज इवननेस. ठीक है. But if there are like 100 lions and 100 zebras, but the food web is not being, तो एग्जैक्ट सिमिलर होना जरूरी थोड़ी है. एग्जैक्टली सिमिलर होना पॉपुलेशन साइजेस का जरूरी नहीं है. एग्जैक्टली सिमिलर पॉपुलेशन साइजेस कभी हो भी नहीं सकता. हमारे पास ऐसा भी ना, हमारे पास बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्पीसी इकोसिस्टम को डोमिनेट कर रही है और बाकी स्पीसीज बहुत ज्यादा कम हो गए हैं. सो देयर शुड बी अ बैलेंस. बैलेंस या इवननेस का एग्जैक्ट ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आइडेंटिकल पॉपुलेशन साइज होगा. इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई स्पीसी डोमिनेट ना कर रहे हो. डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए किसी एक स्पीसी की अनहेल्दी तरीके से. ठीक है. ओके. Anyone else who's still confused about any point related to species diversity? जेनेटिक डाइवर्सिटी आप लोग फेमिलियर हो इससे कि हमारे पास वेरिएशन इन alleles of a gene in the genome. तो जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगी, वैरायटी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है. अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का ज्यादा होना अच्छी बात होती है या कम होना अच्छी बात होती है? शुड द जेनेटिक डाइवर्सिटी बी ग्रेटर और शुड इट बी स्मॉलर? It should be greater. Okay. And why should it be greater? If you guys get this question, suggest whether genetic diversity is beneficial for a species in an ecosystem and explain your answer. So how would you explain? Greater तो सही है. Greater diversity होना genetic अच्छी बात है. क्यों अच्छी बात है? ज्यादा genetic diversity होने से क्या फायदा होता है? Very good. हमारे पास जितना डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी होगी टू डिफरेंट कंडीशंस. क्योंकि अगर हमारे पास लेट्स से एक ही किस्म की जीन, एक ही किस्म की एलील एग्जिस्ट करती है और हमारे पास कोई एनवायरमेंटल प्रेशर आया, कोई सिलेक्शन प्रेशर आया और उस ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक ही एलील है, and in the face of that environmental pressure, that allele becomes a disadvantageous allele. तो सारे ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही तरह की एलील है, उस जीन को लेके कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सबकी एलील्स डिसएडवांटेजियस हो गई हैं. तो हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट नहीं कर पाएगा, वो स्पीसी अडेप्ट नहीं कर पाएगी. लेकिन लेट्स से हमारे पास एक स्पीसी की एक जीन है और उस जीन की कोई 5 एलील्स है. उन 5 में से इन द फेस ऑफ अ सिलेक्शन प्रेशर 3 एडवांटेजियस हैं और 2 डिसएडवांटेजियस हैं. तो वो जो 3 एडवांटेजियस एलियस वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अडेप्ट कर जाएंगे, हमारी स्पीसीज सस्टेन कर जाएंगी, सर्वाइव कर जाएंगी. सो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अडेप्टेशन. ठीक है. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्लियर हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्लियर हो गया. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी अगर हम बात करें अबाउट इकोसिस्टम, हमने समझ आ गया कि इकोसिस्टम का मतलब ये होता है, इकोसिस्टम इज बेसिकली अ सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम व्हिच हैज इट्स ओन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स और वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे होता है. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अगर मैं एक एरिया को देखूं, उस एरिया में कितने डिफरेंट तरह के इकोसिस्टम्स हैं. इसको ऐसे समझते हैं, हम एक कंट्री की एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जिसके पास फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, जिसके पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी है, जिसके पास डेजर्ट इकोसिस्टम भी है, जिसके पास क्या कहते हैं ट्रॉपिकल इकोसिस्टम भी है. उसके पास इन टोटल 4 इकोसिस्टम है. और एक हमारे पास कंट्री है जिसके पास वो खाली डिजर्ट वाली कंट्री है, उसमें खाली एरिड इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है. अगर आप इन दोनों कंट्रीज को आपस में कंपेयर करो,
सो एक कंट्री जिसके पास 4 वेराइटीज ऑफ इकोसिस्टम है और एक कंट्री जिसके पास खाली एक ही तरह का इकोसिस्टम है, इन दोनों में से ज्यादा डाइवर्सिटी किस कंट्री में आपको नजर आएगी? Which country, which area would have a greater biodiversity? The one which has more ecosystems or the one which has less ecosystems? Exactly. तो हमारे पास तीन चीजें असेस कर रही होती हैं टोटल बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ गिवन एरिया को, कि एक गिवन एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी है तो उन स्पीसीज की अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी है, और फिर उस एरिया में कितनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। तो ये सारी डाइवर्सिटीज अगर ज्यादा होंगी तो एक एरिया की बायोडाइवर्सिटी हाई होगी। अगर ये तीनों लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी कम होंगी तो उस एरिया की टोटल बायोडाइवर्सिटी कम होगी। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? एनी क्वेश्चंस, एनी एम्बिग्विटीज, एनी कंफ्यूजन्स? ओके, जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ नहीं आया। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या समझ नहीं आ रहा मार? व्हाट इज समथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग यू अबाउट इट? आई विल एक्सप्लेन अगेन। देखो, हमारे पास genetic diversity is basically the variety in genetic characteristics. हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की जो पूरा जीनोम है, अगर हम एक स्पीसी की बात करें, हम ह्यूमंस की बात करें, जितने भी ह्यूमंस है ना इस दुनिया में, उनका जो कलेक्टिव जीनोम है, जो ह्यूमन जीनोम है, उसमें कितनी डिफरेंट तरह की एलील्स, कितनी डिफरेंट तरह की जीन्स और उनकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, वो ह्यूमन जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सो एक स्पीसी की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर कितने डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कितनी डिफरेंट एलियल्स एग्जिस्ट करती हैं, वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी है। सो इट इज द वेराइटी इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जीनोम ऑफ द पॉपुलेशन। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि एक पॉपुलेशन है और एक पॉपुलेशन भी है, इन दोनों पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, लेट्स से इसके हमने लिए 500 ऑर्गेनिजम्स, इसके हमने लिए 500 ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों पॉपुलेशन के जो 500 ऑर्गेनिजम्स थे उन सब के जेनेटिक मेकअप को हमने एनालाइज किया, और जब हमने उन सब के जेनेटिक मेकअप को एनालाइज किया इन 500 इंडिविजुअल्स के, सो इसमें हमें 40,000 डिफरेंट एलीज नजर आई। सारी जितनी भी जीन्स एग्जिस्ट करती हैं उनकी जितनी भी पॉसिबल एलील्स हैं, पॉसिबल कॉपीज हैं, उन सबको हमने टोटल किया, तो हमारे पास इस पॉपुलेशन में 40,000 डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट एलील्स फॉर डिफरेंट जीन्स नजर आई। सो 40,000 डिफरेंट एलील्स फॉर डिफरेंट जीन्स नजर आई, और हमारे पास इस वाली पॉपुलेशन में हमें 55,000 डिफरेंट एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स नजर आई। जेनेटिक डाइवर्सिटी किस पॉपुलेशन की ज्यादा है? Which population has a greater genetic diversity? Population B. तो अगर हम किसी पॉपुलेशन के तमाम ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को एनालाइज करें और उसमें हम क्या कहते हैं, देखिए कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की एलील्स प्रेजेंट है फॉर डिफरेंट जीन्स, तो जहां पर ज्यादा वेराइटी होगी वहां पर हमारे पास ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी
तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, क्योंकि ज्यादा वेराइटी हमें स्पीसीज की नजर आ रही होगी इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक ट्रेट्स। इज दिस नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अमर, आपको भी क्लियर हो गया? ओके। ओके, आई थिंक सो वी आर डन विद ऑल द डेफिनेशंस। यही सारी डेफिनेशंस थी, और तो कोई नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट बिट फॉर द डे, इट्स मोर ऑफ रीडिंग बिट, तो हम रीड ही करेंगे उसको। बट सवाल ये उठता है दैट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई डू वी हैव अ नीड टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी? क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करना जरूरी है? व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या रीजंस हो सकती हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए? व्हाई डू वी नीड अ स्टेबल बायोडाइवर्सिटी और a large biodiversity? Okay, to prevent extinction, ठीक है। प्रोवाइड अस रिसोर्सेज, और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज मौजूद होनी चाहिए। अगर हम इन सब को ना, जितने भी रीजन हम लोग के दिमाग में आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने की जरूरत के, एक तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले सोचते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे पास जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट ना हो रही। ओवर एक्सप्लॉइट इन द सेंस कि हमारे पास जो ये बायोडाइवर्सिटी है, this is a perspective that this world is created for humans। ये एक पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे रिलीजन्स में ये पर्सपेक्टिव है that this world is created for humans। जितनी भी चीजें इस दुनिया में है, ये सब इंसानों की एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, इन द सेंस नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं, राइट? सो हमें ये जो रिसोर्सेज हैं इनको बहुत अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत है। वी शुड नॉट ओवर एक्सप्लॉइट them, वी शुड नॉट अनसस्टेनेबली यूज them। हमें इस तरह से रिसोर्सेज यूज करनी चाहिए कि ना नेचर को नुकसान हो रहा हो, ना आने वाली जनरेशन्स जो हैं उनके पास बायोडाइवर्सिटी बचे ना। सो हमें जो है बायोडाइवर्सिटी अपनी नीड के लिए भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जो नेचर है, जो हमारे पास डिफरेंट इकोसिस्टम्स हैं, उनके बहुत से फवायद हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो मेडिसिन हैं, बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो हम बना रहे होते हैं थ्रू एनिमल्स को यूज करके। हम वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बना रहे होते हैं मेडिसिन। या बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं, बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं जिससे हमें मेडिसिन मिल रही होती हैं। तो हमारे पास मेडिकली भी ये रिसोर्सेज होना जरूरी है। वी डू नॉट नीड टू रन आउट ऑफ दीज रिसोर्सेज, क्योंकि जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं उनको हमें अपने लिए संभाल के रखना है। फिर हमारे पास जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो क्रॉप्स हैं, हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया है, ये सारा भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्रॉप्स एग्जिस्ट करती हैं, कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारे पास क्या कहते हैं हार्वेस्ट हो रहा होता है, ये सब हमारी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अगर हमारे पास लेट से इतनी कोई अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई कि हमारी जो नेसेसरी क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अब जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं विद देयर हार्वेस्ट, विद देयर क्रॉप्स, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पे बारिशें हो जाती हैं। अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पर क्या कहते हैं अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। टेम्परेचर चेंज इतना ज्यादा आ गया है कि हमारे पास दो हाई टेम्परेचर्स आर अफेक्टिंग द क्रॉप हार्वेस्ट। तो हमारे पास क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स भी होती हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के। सो हमारी बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी मेंटेन रहनी चाहिए ताकि जो हमारे एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हैं वो सस्टेन रहे। हमारे पास जो फूड है, जो हम एग्रीकल्चरल क्रॉप से क्या कहते हैं एक्वायर कर रहे होते हैं, हमारा पास वो फूड थ्रू एंड थ्रू नॉट जस्ट फॉर आवर जनरेशन बट फॉर द कमिंग जनरेशन एग्जिस्ट कर रहा हो। फिर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म। टूरिज्म हमारा टर्शरी सेक्टर होता है एक हमारी इकोनॉमी का।
एक ऐसा मुल्क जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, एक ऐसा मुल्क जहां पर इकोसिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम्स जहां पर एग्जिस्ट करते हैं. People prefer to visit those areas. People who are nature lovers, they would prefer to go in areas जहाँ पर mountains हो, जहाँ पर समंदर हो. अगर कोई ऐसा लैंड है जहाँ पे आपको माउंटेन्स भी मिल रहा है, आपको समंदर भी मिल रहा है, आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी मिल रहा है, उस कंट्री का जो टूरिज्म है वो बूस्ट करेगा. सो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे पास इकोसिस्टम रिचनेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टूरिज्म. अगर हम अपने दरख्त काट देंगे, अगर हम अपने क्या कहते हैं, हमारे जो माउंटेन्स हैं उनकी जो खूबसूरती है वो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से हमारे पास जो माउंटेन्स का नेशनल रिवर सिस्टम है वो क्या कहते हैं सूखना शुरू हो जाएगा. हमारे जो रिवर्स हैं वो क्या कहते हैं उनका जो फ्लो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो उनकी जो टूरिस्ट वैल्यू है वो कम हो जाएगी. अगर उनकी टूरिस्ट वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास ये इकोनॉमी को, स्पेसिफिकली उन कंट्रीज की इकोनॉमी को जो टूरिज्म पे डिपेंड करती है, उनकी इकोनॉमी नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएगी अगर बायोडाइवर्सिटी उस कंट्री की कम हो जाए. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, आज somebody mentioned एथिकली भी अच्छी बात नहीं है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन नहीं करें. इट इज इम्पोर्टेंट. हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट होते हैं, द पीपल हु आर स्पीकिंग अप अबाउट एनिमल राइट्स, पीपल हु आर स्पीकिंग अप अबाउट climate change, how the climate change is affecting our world, it is affecting different organisms. तो ethical concerns भी related हैं जिनकी वजह से biodiversity को maintain करना जरूरी है. ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी सोशल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हार्म ना हो रहा हो, हमारी जो एक्टिविटीज है वो नेगेटिवली हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट ना कर रही हो. ठीक है. अच्छा, फॉर सम पीपल दे वर्शिप नेचर. नेचर के कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं, दे आर नेचर वर्शिपर्स. उनके लिए एक सीक्रेट क्या कहती है वैल्यू होती है, एक रेवरेंस होती है environment. उनके लिए nature is very important part of their religious beliefs और very important part of their religious aspects. So उनके लिए nature का exist करना important है because that is closely tied with their religious practices. So nature worshippers जो होते हैं उनके लिए भी important होता है कि जो biodiversity है, जो nature है, जो ecosystems है वो maintain रहे. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, ecosystem का मेंटेन होना इकोलॉजिकल रीजंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. यानी कि हमारे पास जितनी भी स्पीसीज हैं वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. इंसान, अगर आप इंसानों से इकोसिस्टम छीन लो उनका, अगर आप उनके वो जितने भी एनिमल्स पे अगर वो फीड कर रहे हैं, या अगर वो वेजिटेरियन है और अगर वो फीड कर रहे हैं क्रॉप्स की प्रोड्यूस पे, अगर आप उनसे वो क्रॉप्स छीन लो, अगर आप उनसे वो फूड छीन लो जिसपे वो सस्टेन कर रहे हैं, जिसपे वो सर्वाइव कर रहे हैं, सो हमारे पास इंसान एक दिन सर्वाइव कर पाएगा बगैर खाने के, 2 दिन सर्वाइव कर पाएगा, 3 दिन सर्वाइव कर पाएगा, फिर वो एक दूसरे को मार के खाने लगेंगे एक दूसरे को, क्योंकि उनको अपना हंगर सेटिस्फाई करना है. सो इकोसिस्टम का जो नेचुरल फ्लो है, जो नेचुरल एनर्जी फ्लो है, दैट शुड बी मेंटेन. क्योंकि अगर हमारे पास उस इकोसिस्टम का नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट मेंटेन तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा हमारे पॉपुलेशन को. अच्छा guys, just give me a second. I am putting myself on hold. Just a minute. Okay, ठीक है. Sorry for the disturbance. अच्छा जी. तो इकोलॉजिकल रीजंस के लिए भी हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना जरूरी होता है, बिकॉज सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इकोसिस्टम में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. विद इन देयर इकोसिस्टम वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से, लिविंग फैक्टर्स से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. अगर हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी तो जो नेचुरल हमारे पास फ्लो ऑफ एनर्जी है, हमारे पास जो नेचुरल फूड वेब्स हैं, जो हमारे पास नेचुरल फूड चेन्स हैं, वो हमारे पास नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएंगी. एंड अगर हमारे पास एक्सटिंक्शन हो गई, इंडेंजरमेंट हो गया एक स्पीशी का, ये हमने कल भी डिस्कस किया था. लेट्स से हमारे पास एक फूड चेन है A B C and D. इफ फॉर वट एवर रीजन ऑर्गेनिज्म नंबर C इज रिमूव फ्रॉम दिस इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम था, उस इकोसिस्टम में जो एक फूड चेन थी वो थी A to B to C to D. अगर आप C को रिमूव कर दो तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म नंबर D है उसकी जो फूड सप्लाई है वो कम हो गई. अगर उसकी फूड सप्लाई कम हो गई है, इफ इट्स फूड इज लेस, इट हैज बीन रिड्यूस, तो उसका जो सर्वाइवल है वो भी थ्रेटन हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा.
सो इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी, इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। या बाकी चीजें हम रीड कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई ओपन द पीडीएफ। अच्छा, इज देयर एनी क्वेश्चन? किसी भी पॉइंट को लेके कोई क्वेश्चन है, या इफ यू गाइस वांट मी टू गो ओवर समथिंग अगेन, प्लीज लेट मी नो। So, the need to maintain biodiversity. Ecological reasons. Biodiversity needs to be maintained to ensure stability of an ecosystem. All the organisms in an ecosystem interact in many different ways, and if one of the organisms disappears, it can affect the whole community. The maintenance of biodiversity ensures that the gene pool of various species within an ecosystem is conserved. यहाँ पे कोई typo है, I'll fix that. सो बेसिकली हमारे पास इकोलॉजिकल रीजन समझ आ गए कि क्यों हमारे पास एक इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए, एक इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं, वो एग्जिस्ट होना, उनका एग्जिस्ट करना जरूरी है। ह्यूमन रीजंस में क्या आ जाता है? टू प्रोवाइड पॉसिबल मेडिसिन। हम बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो नेचर से अक्वायर कर रहे होते हैं। सो अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होना शुरू हो जाएंगे तो हम वो मेडिसिन नहीं बना पाएंगे। For use in agriculture, either as potential food supplies or to be crossed with existing agricultural species to improve features such as yield and disease resistance. हमारे पास क्या कहते हैं, अगर कोई एग्रीकल्चरल स्पीसी खत्म हो गई, लेट्स से हमारा कुछ ऐसा अपोकलिप्स आया और उस अपोकलिप्स की वजह से राइस की क्रॉप अब दुनिया में किसी भी जगह पर उग नहीं सकती, तो आधे से ज्यादा इंसान तो राइस पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, चाहे वेजिटेरियंस हो या नॉन वेज हो। सो अगर राइस चला गया तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारी फूड सप्लाई है ह्यूमंस की, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाएगी। सो बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी इसलिए है कि हमारे पास डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्पीसीज का होने का मतलब ये कि हमारे पास डिफरेंट तरह के फूड सप्लाईज मौजूद हैं। वी हैव अ वेराइटी ऑफ फूड, एग्रीकल्चरल फूड अवेलेबल। और हमारे पास अगर डिफरेंट एग्रीकल्चरल स्पीसीज हैं तो उनको आपस में हम क्रॉस करके नई वेराइटी ऑफ स्पीसीज या हाइब्रिड्स जो हैं, क्या कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हाइब्रिड्स हमारे पास तभी होंगे अगर क्रॉस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट होंगी। सो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बायोडाइवर्सिटी का एग्जिस्ट करना या मेंटेन होना जरूरी है। आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि अगर हमारे पास बिकॉज ऑफ एन अपोकलिप्स राइस डिसअपेयर हो जाए दुनिया से, तो हमारे पास राइस एक ऐसा फूड सप्लाई है, एक ऐसी क्रॉप है which is a very important part of food for vegetarians as well as non-vegetarians. तो अगर हमारे पास ड्यू टू सम रीजंस पूरी दुनिया में राइस की जो क्रॉप है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, वो नहीं ग्रो कर सकती, सो दैट वुड नेगेटिवली अफेक्ट आवर फूड सप्लाई। अच्छा जी, टू encourage tourism in some countries, ethical point of view, if human activity has been largely responsible for decline in biodiversity, it is an obligation on the humans to reserve this decline. क्रॉसिंग स्पीसीज के लिए मैं ये कह रही थी कि हमारे पास अगर डिफरेंट वेराइटी, अगर बायोडाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी, तभी हम डिफरेंट स्पीसीज को आपस में क्रॉस करेंगे। ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी तो हम ज्यादा हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कम बायोडाइवर्सिटी है तो हम कम क्रॉसेस कर सकते हैं, हम कम क्या कहते हैं, हाइब्रिड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास वही कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। सो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी लेवल्स फॉर द अपकमिंग जनरेशंस, एंड सम पीपल वर्शिप नेचर, सो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज और स्पीशीज आल्सो हैव रूट्स इन रिलीजियस रीजंस एज वेल। कमर्शियल रीजंस की अगर हम बात करें, सो मेनी क्रॉप्स आर थ्रेटेंड बाय क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो, बहुत सी जगहों पे, बहुत सी कंट्रीज में फार्मर्स जो हैं, दे आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से जो क्रॉप्स हैं उनकी जो ग्रोथ है, उनका जो सर्वाइवल है, उनका जो सस्टेनेंस है, वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट वी आर गोना पुट एट होल्ड। अच्छा, तो थर्ड वाला जो पॉइंट है, क्रॉसिंग क्रॉप प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज may produce hybrids that are resistant to disease and climatic changes. These crop plants have a better yield and therefore will have a greater commercial value.
हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी को मेंटेन रखो, एग्जिस्टिंग वैरायटी को मेंटेन रखो। अगर हम न्यू वैरायटीज या न्यू जेनेटिक डाइवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, न्यू जेनेटिक डाइवर्सिटी या न्यू वैरायटीज और स्पीसीज हम कैसे लेकर आ सकते हैं? अगर हम दो स्पीसीज को आपस में क्रॉस करके एक नई स्पीसी बना रहे हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड वी आर इंक्रीजिंग द स्पीसी डाइवर्सिटी। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, दैट अगर हम क्रॉस करके कोई नई स्पीसी बना रहे हैं तो उससे हमारी स्पीसी डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है। कैन ऑल ऑफ दिस मेक सेंस ऑफ इट? गुड। और हमारे पास अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारी क्या हो रहा है? हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो रही है, स्पीसी डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इंक्रीजिंग, विच मीन्स हमारी बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है। और हमारे पास इस तरह से अगर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज कर रही है और हम ऐसे क्रॉसेस बना रहे हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है, जिनकी क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा है, तो अगर हम इस तरह से अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीसी डाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे, तो इससे खाली नेचर को फायदा नहीं होगा बल्कि हमें commercial benefit भी मिलेगा. So crossing crop plants of different varieties may produce hybrids that are resistant to diseases and climatic changes. These crop plants have a better yield and therefore will have a greater commercial value. तो commercial value भी है हमारे पास biodiversity को maintain करने में. फिर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, दे मेक अप द पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, दे मेक अप अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द इकोसिस्टम. तो हमारे पास क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी एग्जिस्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इतना यूज कर रहे होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस, नॉट जस्ट फॉर इकोलॉजिकल रीजंस बट ऑल्सो वो हमें कमर्शियल बेनिफिट दे रहे होते हैं, बिकॉज हम कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में उनको यूज करके बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. ठीक है. फिर हमारे पास एक और सब टाइप है, ये कोई बहुत डिफरेंट नहीं है फ्रॉम व्हाट वी हैव बीन स्टडीइंग एंड नाइदर इज इट हार्ड टू अंडरस्टैंड. एस्थेटिक पर्पसेस के लिए भी, सोशो इकोनॉमिक पर्पसेस के लिए भी हमारा जो नेचर है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी की मेंटेनेंस है वो इम्पोर्टेंट है. अ लॉट ऑफ पीपल दे लव नेचर, दे आर नेचर लवर्स. एक एस्थेटिक वैल्यू होती है, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है नेचर के साथ इंटरैक्ट करने का. So humans, they find peace, they find contentment, they find relaxation from their busy, hectic city life in nature. So हमारे पास एक एस्थेटिक वैल्यू भी है कि अगर हमारे पास बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी तो इंसानों को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल रिलैक्सेशन मिल सकती है to visit areas which are aesthetically pleasing, which are aesthetically calming. ठीक है. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है बहुत सारे आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर्स के लिए. अगर आप इकोसिस्टम को हटा दोगे अच्छे एस्थेटिक इकोसिस्टम्स को, तो हमारे पास जो नेचुरल इंस्पिरेशन मिलती है आर्टिस्ट को, फोटोग्राफर्स को, यू आर गोना टेक दैट अवे फ्रॉम देम. फिर हमारे पास वाइल्ड लाइफ टूरिज्म जो है, यूजुअली पीपल डू नॉट prefer wild animals, but specifically in areas like Africa. अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बहुत ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ज्यादा कॉमन होता है. सो दे विजिट नेशनल पार्क, दे विजिट वाइल्ड लाइफ एरियाज जहाँ पे वो वाइल्ड एनिमल्स को, जो आपने अक्सर देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक पे, एक बड़ी सी जीप होती है, उस जीप में बैठ के बहुत सारे साइंटिस्ट या टूरिस्ट जा रहे होते हैं टू ऑब्जर्व द सहारन लाइफ. तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ से एक सोर्स ऑफ इनकम मिलती है. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टूरिज्म एंड इससे बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, इकोनॉमी को फायदा मिलता है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई इट इज important टू मेंटेन डाइवर्सिटी. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस? So we'll keep it till here for today's class. The hybrid part. Okay, मैं hybrid part explain कर देती हूँ. हाइब्रिड पार्ट का ये मतलब है कि हम जब दो ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस करवा रहे होते हैं, कोई नया हाइब्रिड बना रहे होते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो स्पीसी डाइवर्सिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है. बिकॉज हाइब्रिड जो है वो अपने दोनों डिफरेंट स्पीसीज के क्रॉस से जब एक हाइब्रिड बनता है तो वो अपने पेरेंटल स्पीसीज से डिफरेंट होता है, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है हाइब्रिड्स बनाने से. तो हमारे पास इस वजह से क्या कहते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम हाइब्रिड्स बनाएं. हाइब्रिड्स बनाने के लिए ऑलरेडी वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का एग्जिस्ट करना जरूरी है. अगर ज्यादा डाइवर्स स्पीसीज होंगी
तभी हम ज्यादा क्रॉसेस बना सकते होंगे, तभी हमारे पास ज्यादा हाइब्रिड्स बन सकते होंगे। ठीक है। या हाइब्रिड इज बेसिकली हमारे दो डिफरेंट स्पीसीज का, अगर हम एक और ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, एक नई स्पीसी बना रहे हैं, बेसिकली दो डिफरेंट स्पीसीज को ज्वाइन टुगेदर करके क्रॉस करके, दैट इज अ हाइब्रिड।